आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें हम ब्रिक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि स्टोन के सारे क्वेश्चन लगभग 50+ क्वेश्चन को हमने जो है अच्छे से रिवाइज किया था, और उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सबको देखा था। आज हमारी ये क्लास नंबर 5 है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो जा करके सबसे पहले उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज हम ब्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी भी करेंगे, और थ्योरी के साथ साथ हम लोग अभी तक क्या था, हम एमसीक्यू ही कर रहे थे, पर यहाँ पे थ्योरी के साथ कुछ हम एमसीक्यू भी करेंगे ताकि हमारा थ्योरी भी रिवीजन होता रहे। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे दोस्त लोग हैं जॉब कर रहे हैं, तो वो नहीं रिवाइज कर पाते, तो उनको भी मैसेज आ रहा था भाई आप थोड़ा थ्योरी भी कराते रहिए। तो मैं सोचा कि थ्योरी भी करा देता हूँ और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि आपको बस इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। 1 से 2 बार आप इसको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रिक के बारे में जानते हैं। आपने इस फिगर से तो आप लोग भली बात परिचित ही होंगे कि ये आपको क्या होती है। आपकी ईंट होती है। ईंट भैया कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वही वाली ईंट नहीं है, ये दूसरी ईंट आपकी है। तो ये ईंट जो होती है ब्रिक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। ठीक। तो आप सभी को पता है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वॉल बनाने में। आजकल हम लोग दीवार बनाने में इसका यूज करते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग स्टोन का यूज करते थे, पर अब स्टोन जो है उतनी ईजिली आसानी से सब कहीं नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है। और ठीक इसलिए हम लोग अब क्या है, ईंट के ऊपर हम लोग मूव कर चुके हैं। तो ये जो ब्रिक होती है, इस ब्रिक का निर्माण कैसे होता है अब, और इस ब्रिक मतलब कैसे लोगों के दिमाग में ये ब्रिक आ गई, और कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो भैया जो ब्रिक होती है, इसका निर्माण करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, उसमें आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो मृदा होती है, सॉइल होती है, सॉइल की भी टेस्टिंग हो जाती है। ऐसे नहीं होती किसी भी हम ब्रिक को उठा करके किसी भी सॉइल को उठा करके हम ब्रिक बना लेंगे, क्योंकि ब्रिक की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। और ब्रिक के कौन कौन से कंपोजिशन है कि उसके अंदर होने ही चाहिए, और ब्रिक के ऐसे कौन कौन सी ऐसे डिस इंग्रेडिएंट हैं जो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके लिए उसके बाद जाकर कहीं ब्रिक का निर्माण प्रोसेस शुरू होता है। जैसे यहाँ पे आप पहले वाले फिगर में देख रहे होंगे कि इस वाले फिगर में क्या होता है, जो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि सॉइल को, जो हमारी ब्रिक होती है, सॉइल को ला करके डंप कर दिया जाता है, कहीं पर ढेर कर दिया जाता है। या कोई खेत होता है, उस खेत की हमारी जो सॉइल होती है उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम डायरेक्ट ब्रिक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रिक का निर्माण नहीं होता। ब्रिक की टेस्टिंग, जो सॉइल होती है उसकी टेस्टिंग होती है। उसको ले जाकर के फिर लेबोरेटरी में देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिक के जो कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन में देखते हैं कि सिलिका, मतलब जो हमारी सॉइल होनी चाहिए, उस सॉइल के अंदर आपके पास जो है सिलिका होना चाहिए। सिलिका कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए कितना, 50 से 60%। अगर उसके अंदर एल्यूमिना है, जो हमारी सॉइल है, तो उसके अंदर हमारा 20 से 30% उसके अंदर एल्यूमिना होना चाहिए। लाइम की कंटेंट कितनी होनी चाहिए, तो 5 से 10% आपका लाइम होना चाहिए। अगर बात करें कि आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड जो है ब्रिक को, उसका जो सुंदर लाल प्रकार का ये रंग होता है, जो आप देख रहे हो कि आपकी जो ब्रिक है सुंदर बढ़िया शेरी लाल रंग की है, तो ब्रिक को ये लाल रंग जो इसको देता है, ये आपका जो है आयरन ऑक्साइड ही देता है। तो उसकी क्वांटिटी भी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, तो अभी आपको यहाँ पे दे रखी है कि 7% नॉर्मली 3 से 5% होता है। इसको ध्यान रखना है। एल्कलीज यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, लेस देन 1%, ज़्यादा एल्कलीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। और मैग्नीशिया भी आपका लेस देन 1% होना चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो ब्रिक को निर्माण करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सपोज़ अगर आप एक सॉइल लेकर आके आए, उस सॉइल के अंदर ये सारे कंटेंट अगर हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसके अंदर हम लोग मिलाया जाता है, उसको हम लोग ब्लेंडिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारे सॉइल की प्रिपरेशन में यूज होती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर एक ब्रिक का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि जो ब्रिक के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको हम लोग याद करते हैं कि कंपोजिशन को सलीम से, कि किसके अंदर सिलिका होना चाहिए। ठीक है। उसकी मात्रा कितनी होती है, 50 से 60% आपका सिलिका होता है। फिर बात करें कि एल्यूमिना कितना होना चाहिए, तो L2O3 इसको नाम देते हैं, वो आपका होता है कितना, 20 से 30% आपका एल्यूमिना होता है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाइम, जिसको हम लोग जो है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। लाइम या CaO जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी मात्रा आपके 3 से 5% होनी चाहिए। ठीक है। फिर आई से आपका जो हो जाता है, यहाँ पे जो आपका आई है, इस आई से आपका होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड आपका होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, अभी आपकी जो है 3 से 5% के आसपास लगभग होती है, या 5% से कम कह दो,
इससे कम होनी चाहिए। फिर अगर बात करते हैं आपका मैग्नीशिया, एम से क्या होता है आपका, एम का आपका जो होता है मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया से आपका होता है <1% मैग्नीशिया। और जो आपका एफ होता है एल्केली जिसको नाम देते हैं, तो <, आपका 1% होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिक के कंपोजिशन में निर्माण में काम आती है। अगर ये ब्रिक के अंदर हैं तभी हम उस मृदा से ब्रिक का निर्माण कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इनके जो है ब्रिक का निर्माण होता है। ऐसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक ट्रैक्टर टाली लगी हुई है। जो ट्रैक्टर टाली से क्या हो रही है कि इस वाले फील्ड में ला करके ब्रिक को डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे या खोद के कुछ ब्रिक यहाँ से निकाली जा रही है सॉइल को। तो अब सॉइल जो हमारी होती है किसी खेत से ला करके वहाँ पर डंप की जाती है, या उसी मृदा को हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ के लिए प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक रखने पड़ते हैं। इस जो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर के कुछ सेंटीमीटर की मृदा को हटा दिया जाता है, उसको अनसॉइलिंग कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अनसॉइलिंग प्रोसेस होता है, जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक क्या होता है, मृदा को खोद के बाहर निकाल लिया जाता है। फिर अगर हम दूसरे स्टेप पे पहुँचते हैं, दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है कि जब उसको हम लोग लेके आते हैं, मतलब जो अनसॉइलिंग मतलब जो होता है 10 से 15 सेंटीमीटर की मृदा को खोद कर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है डिगिंग प्रोसेस आता है। जो डिगिंग की प्रोसेस होती है दूसरे नंबर पे, वो बाद में आती है। डिग करके हम लोग मृदा को बाहर निकाल लेते हैं। फिर मृदा को तैयार किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो है कुछ समय के लिए उसको जो वातावरण में खुला ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे उसकी फिगर नहीं है। तो वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सॉइल को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपने सबसे पहले पढ़ा था अनसॉइलिंग प्रोसेस पढ़ा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग कर देते हैं, मतलब मृदा को खोद लेते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद होता है आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग प्रोसेस में आपका क्या होता है कि जो चीज़ उसमें कम मात्रा में होता है उसको हम लोग मिला दिए जाते हैं। फिर आपका एक प्रोसेस होता है टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग की प्रोसेस प्लग मिल में की जाती है, उसको अच्छे से गूंथना मिलाने की प्रोसेस ये आपकी होती है। तो आपने फिर इसके बाद पढ़ते हैं आपको टेम्परिंग या नीडिंग की प्रोसेस की जाती है। फिर उसके बाद आपका जो है ब्रिक को ड्राई होता है। फिर उसके बाद सूखने के बाद उसको जो है वातावरण उसको जो है फिर बर्निंग की प्रोसेस के साथ की जाती है। तो आप यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ वाली प्रोसेस में क्या है, मृदा को अच्छे से पानी मिला के गूंथ लिया गया है, और उसमें जो अच्छी प्रकार से यहाँ पे गूंथने की प्रोसेस हो रही है। फिर जब गूंथ हो लिया जाता है, अच्छे से मृदा हो जाती है, उसको फिर सांचे में, ये आपका जो है यहाँ पर सांचा होता है, इसको हम लोग मोल्ड कहते हैं। तो मोल्ड के अंदर जो है ब्रिक को डाल करके इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे बनाई जाती है ब्रिक की प्रोसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है उसको ऐसे जो है एक छलनी के रूप में ऐसे लगा दिया जाता है। यहाँ पे कुछ जो ब्रिक को 10 से 15% तो यही ब्रिक की ड्राई प्रोसेस होती है, एयर में होती है, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद उसको जो है क्लैंप में ले जाता है, या किल्न भट्ठी में, या फिर आपके भट्ठे में जाती है, तो वहाँ बर्निंग की प्रोसेस होती है। तो इन सारे प्रोसेस आपका ब्रिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या सभी एग्जाम में आपके बनते हैं? हाँ भाई बिल्कुल, एग्जाम में यहाँ से कुछ आपके बनते हैं। तो जैसे देखो, अब यहाँ यही देख लो, जैसे इस तरीके से आपकी लाल रंग की जो ईंटें निकल के आती हैं, तो अब क्वेश्चन पूछ लेता है भैया लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो जो आयरन ऑक्साइड आपका होता है या फिर 2O3, उसकी वजह से ब्रिक का सुंदर लाल चेक रंग प्राप्त होता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर लिखा है SRB या PNR, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। और फ्रॉग में क्या होता है कि इसको हम लोग जो है, फ्रॉग की साइज एग्जाम पूछ ली जाती है, 10x4x1 सेंटीमीटर, या आप लिख यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसकी जो डेप्थ देखने को मिलती है। तो फ्रॉग का काम क्या होता है, ये की प्रोवाइडर होता है, एक की प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। ठीक है, की प्रोवाइडर मतलब कि जॉइंट के रूप में जो है प्रोवाइड। जैसे आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जब जॉइंट होता है, जब ब्रिक को जो है बनाई जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर लगा करके इस तरीके से, तो इस तरीके जब ब्रिक को वहाँ पे लगाया जाता है, तो वहाँ पर जो है आपका ये जो है की प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। ठीक है, मतलब जो आपका की प्रोवाइडर होता है वो आपका वो तरीके से होता है। तो अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं। तो हमने इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, कैसे फसल का निर्माण होता है, कैसे ब्रिक का निर्माण होता है, आपने देख ही लिया। और इसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। और फ्रॉग का जो साइज होता है आपको बता ही दिया, 10x4x2 आपका होता है। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ब्रिक के कंपोनेंट हैं, या ब्रिक के जो मतलब जो ब्रिक के बनाने के जो कंपोनेंट आपके हैं, उनका काम क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सिलिका, तो जो कि सिलिका होती है, आपका काम क्या हो, सिलिका क्या करता है, वो इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को। सिलिका क्या करता है, इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को, इम्पार्ट करता है, मतलब कि ये स्ट्रेंथ के में काम आता है। अच्छा, सिलिका की मात्रा कितनी होती है, हमने देखा कि सिलिका 50 से 60% आपका सिलिका होता है। सबसे अधिक मात्रा में जब यही होता है, तो ये स्ट्रेंथ का जिम्मेदार जो होगा, ये आपका सिलिका ही होगा। आपसे पूछे, अगर मान लो कि सिलिका की मात्रा इतनी है, अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए,
अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, जितनी इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक जब हो जाए तो उसकी वजह से ब्रिक हमारी क्या होती है, बिटल हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, बिटल हो जाती है, मतलब कि भंगुर हो जाती है, बहुत ही कम फोर्स पे वो टूट जाती है। जैसे को हम लोग कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेसन। कोहेसन क्या होता है, आप कोहेसन से भली बात जानते होंगे। कोहेसन क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में बॉन्डिंग जो आपकी होती है, उसी को हम लोग कोहेसन के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोहेसन आपका लूज होगा तो आपकी जो है सिलिका की ही जिम्मेदारी होगी। सिलिका अगर अधिक मात्रा में हो जाएगा तो आपकी जो है ब्रिक होगी वो टूट जाएगी। अगला जो इसका कंपोनेंट होता है, अगला जो इसका कंपोनेंट होता है ब्रिक का, वो आपका होता है भैया, वो आपका होता है एल्यूमिना। क्या होता है, एल्यूमिना होता है। तो एल्यूमिना का काम कितना होता है, एल्यूमिना आपका जो होता है मौजूद 20 से लेकर के 30% आपका एल्यूमिना मौजूद होता है ब्रिक के अंदर। ये क्या करता है, ये प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है। मतलब ये जो होता है, जो प्लास्टिसिटी होती है ब्रिक को अच्छे से ढाला जाती है, तो अगर जो ढालने की प्रोसेस होती है उसकी वजह से आपकी जो होती है एल्यूमिना, एल्यूमिना वहाँ पे जिम्मेदार होता है। तो एल्यूमिना भाई साहब जो जिम्मेदार होते हैं, अगर मान लो एल्यूमिना की मात्रा भी अधिक मात्रा में हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ये क्या करता है, क्रैक डेवलप कर देता है। क्या होता है, क्रैक को डेवलप कर देता है, ठीक है। और जो हमारी है कॉर्नर को डिफॉर्म कर देता है, ठीक है। कॉर्नर इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो ये एल्यूमिना के काम होता है, जो कि प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है और हमारी जो है क्रैक को डेवलप करता है और कॉर्नर को डिफॉर्मेशन में ले आता है। ये हमारा एल्यूमिना काम करता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैं लाइम की, तो भैया लाइम भैया हमारे क्या काम करते हैं, जो आपके लाइम भाई साहब होते हैं वो एज ए फ्लक्स काम करता है। क्या काम करता है, एज ए फ्लक्स काम करता है, ठीक है। अगर ये मान लो इसकी मात्रा कितनी होती है, 3 से 5%, कहीं कहीं देखने को मिलती है, कहीं कहीं आपको 2 से 5% या नियर अबाउट 5% से इसकी वैल्यू कम ही होती है, ये बात मान के चलिएगा। तो लाइम का काम क्या होता है, लाइम हमारा क्या काम करता है कि ये हमारे लाइम भाई साहब क्या काम करते हैं कि जब ब्रिक अधिक मात्रा में, मतलब ब्रिक को ओवर बर्नड हो जाती है और उसकी जो ब्रिक होती है उसकी जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये लाइम की वजह से होता है। अब आपका नाम आता है आयरन ऑक्साइड का। तो ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये काम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड का काम करता है रेड कलर, जो ब्रिक को उसका रेड कलर होता है, ठीक है। और ये भी एक यूज्ड एज ए फ्लक्स की तरह ही काम करता है, तो ब्रिक को लाल कलर देता है। अगर मान लो बाय द वे कभी कभी इसकी मात्रा जब अधिक मात्रा में हो जाती है, जब ये अधिक मात्रा में हो जाता है तो इसका जो रेड कलर प्रोवाइड होता है वो डार्क ब्लू देता है। डार्क ब्लू, क्या कौन सा कलर है, डार्क ब्लू कलर देता है। ये जो है डार्क ब्लू देने लगता है, ठीक है। रेड रेड की जगह पे क्या देता है, लाल नील, मतलब कि डार्क ब्लू दे देता है। और कभी कभी ब्लैकिश कलर में हो जाती है, ठीक है। आपने देखा हो कभी कभी जो ब्रिक, कभी कभी आपके घर पे जब ब्रिक आती होगी, ईंटें आती हैं, जब चट्टे में लगते हैं, तो आप देखते हो कोई कोई ब्रिक जो है एकदम बिल्कुल नीली हो जाती है, बिल्कुल एकदम से, और जल्दी एकदम हो जाती है, बिल्कुल काली कोई कोई रहती है। तो वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से ही होता है, जिसमें जो मतलब इसका जो एक प्रोपोर्शन होता है भैया, एक प्रोपोर्शन के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो आवश्यकता से अधिक या कम हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला होने वाला है। तो आपने देखा आयरन ऑक्साइड का काम। फिर आप एक बचता आपका, फिर आपका बचता है मैग्नीशिया। फिर आपका होता है मैग्नीशिया, इसकी मात्रा भी क्या होती है, <1% होती है। ये जो है ब्रिक को येलो कलर देता है, येलो कलर देता है और प्रिवेंट करता है सिंकेज से। सिंकेज क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और अगर मान लो ये ज़्यादा मात्रा में होगा तो गिब्स येलोइश कलर दे देता है, ठीक है। तो याद रखना मैग्नीशिया का मात्रा। तो आपने देखा मैग्नीशिया, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर लाइम का काम क्या होता है, फिर एल्यूमिना का काम क्या होता है, फिर सिलिका का काम क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट किस मात्रा में होते हैं। फिर आपने देखा इंग्रेडिएंट के बारे में आपने देखा। फिर यहाँ पे किस तरीके से उसका प्रोसेस का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे ये आपकी फ्रॉग होता है, इसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। और ये आपकी प्लेन ब्रिक है। प्लेन ब्रिक देखो इसमें फ्रॉग नहीं बना हुआ है, ठीक है, इसमें करवा, लेकिन ये ब्रिक होती है। तो ब्रिक का निर्माण कहाँ, वाल में होता है। तो आपने देखा ओवरऑल, आपने थोड़ा बहुत ब्रिक के बारे में उसके डिस्कस कर लिया, कैसे निर्माण होता है, उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, इंग्रेडिएंट का काम क्या होता है, ठीक है। और बाकी और इंग्रेडिएंट के काम कैसे कितने मात्रा में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है 46-45 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, जो कि स्टोन के लगभग क्वेश्चन थे। और अब हम ब्रिक के ऊपर मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है
ये साथ स्टोन का क्वेश्चन आ गया क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन ऑन द फाइंड आउट बाई, तो भैया हार्डनेस लगाओ, आगे बढ़ो, सी इसका आंसर होगा, क्योंकि स्टोन की पूछा ना, स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हार्डनेस से होता है, हमको जो है लगा कि भैया ये ब्रिक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर, ये भैया स्टोन टॉपिक से था, ठीक है, सॉरी। अब हमारा ब्रिक वाला क्वेश्चन आता है, द सॉइल गुड फॉर मेकिंग ब्रिक, मतलब कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि हमारे ब्रिक को बनाने के लिए जो है गुड होती है। नंबर 1 उसके अंदर ब्लैक कॉटन, एलुवियल, सिल्टी, सैंड या सिल्ट। आपने देखा अभी कि सबसे अधिक कंपोजिशन कितना था, 50 से 60% जो आपका था वो सिलिका का ही परसेंट था, मतलब सिलिका अधिक मात्रा में होना चाहिए। अगर ब्लैक कॉटन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा रैप कर जाएगी, और एलुवियल सिल्टी मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि इस प्रकार की मृदा का यूज जो है ब्रिक के निर्माण में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इम्प्योरिटी नॉट डिजायरेबल। हमने बताया ना कि जो हमारी ब्रिक्स होती है और जिस सॉइल के द्वारा ब्रिक का निर्माण होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजायरेबल और नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमको रिमूव करना होता है। तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन भी आपका यही पूछा है, क्वेश्चन आपका यही है कि इम्प्योरिटी नॉट डिजायरेबल इन द सॉइल यूज फॉर ब्रिक फॉर्मेशन, मतलब कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जो कि नॉट डिजायरेबल होनी चाहिए। तो एल्कली, कंकर, बोथ ए एंड बी, हाँ बिल्कुल भैया, मतलब ना तो एल्कली हो ना तो उसके अंदर कंकर हो, अच्छे प्रकार से होमोजीनियस समान मिश्रण मृदा वाली होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ व्हिच इनेबल द ब्रिक टू रिटेन शेप, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ब्रिक को उसके शेप में रिटेन बनाए रखता है। तो वो आपका होता है भैया सिलिका। सिलिका कितना होता है आपका, 50 से 60% आपका सिलिका होता है, 20 से 30% आपका एल्यूमिना होता है, लाइम आपका 5 से 10% या 2 से 5% होता है आपका, और आयरन ऑक्साइड आपका जो होता है लेस देन 7% मान सकते हैं या लेस देन 5% मान सकते हैं, एल्कली लेस देन 1% होता है, ये आपका भैया 10% नहीं, ये लेस देन 1% होता है एल्कलीज, और मैग्नीशियम आपका लेस देन 1% होता है। तो यहाँ पे जो सिलिका का काम होता है वो क्या करता है, ब्रिक को उसके शेप को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रेड कलर ऑफ द ब्रिक इज ड्यू टू, हमने बताया था आपको ना कि जो ब्रिक का रेड कलर होता है, आपने देखा सुंदर, जो सुंदर लाल जो रंग होता है ब्रिक का, वो किसकी वजह से होता है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है, क्योंकि इसको हम लोग केमिकल फार्मूला में Fe2O3 ये लाल कलर देता है ब्रिक को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन, तो सिलिका की जो सिलिका की परसेंटेज होती है कितनी होती है, आप देखो 50-60% होती है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया इसको जरूर, जो इनके इंग्रेडिएंट है ना, उन इंग्रेडिएंट को जरूर याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी एग्जाम आपका हो, ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को तो गलत करके ही नहीं आना एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक। देखो भैया जो ब्रिक होती है हमारी ना, उसकी साइज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड साइज होती है क्या होती है। जैसे ये जो लंबाई वाली इसकी धारा है, ये चीज़ें जो आपकी ये चीज़ें हैं, ये आपकी जो होती है लंबाई एल, और ये इसकी क्या है, ब्रीथ है, और जो है ये आपकी क्या है, इसकी ये आपकी हाइट है। तो जो एल होती है ना वो 19 सेंटीमीटर होती है, और ये जो होती है ये 9 सेंटीमीटर होती है, और ये वाली जो भी ये भी आपकी 9 सेंटीमीटर होती है। तो जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो आपकी क्या होती है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ठीक है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है, आपकी स्टैंडर्ड साइज होती है। एक आपसे पूछता है कभी कभी कि भैया जो कन्वेंशनल साइज होती है, एक आपको कन्वेंशनल साइज पूछता है, कन्वेंशनल कन्वेंशनल की जो यूजुअल साइज़ होती है वो होती है 9 इंच इंटू 4 सही 3/8 इंच इंटू 2 सही 3/4 इंच में, ये पूछता है। या तो फिर इसी को जब हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं, 23 सेंटीमीटर गुणे 11.2 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है। ये इसकी जो यूजुअल साइज है, स्टैंडर्ड साइज कहते हैं, मतलब विथआउट मोटार है ये, विथआउट मोटार। अगर इसी को हम लोग विथ मोटार में बात करते हैं, इसी कन्वेंशनल साइज की जो विथ मोटार में इसकी साइज होती है, मतलब मोटार के साथ में जब लगाते हैं तो 9 इंच तो रहता है, इंटू 4 सही 1/2 इंच इंटू 3 इंच, या इसी को हम लोग सेंटीमीटर में अगर नाम करें तो ये होता है 23 गुणे 11.4 सेंटीमीटर गुणे 7.6 सेंटीमीटर, ये होती है विथ मोटार। ये क्या है, विथ मोटार है इसी कन्वेंशनल साइज की, तो याद रखना। और ये 19 × 9 × 9 जो आपका है, ये भी आपकी स्टैंडर्ड साइज है मॉडलर साइज के रूप में, मॉडलर के रूप में, मतलब मॉडलर जो आपकी होती है। अगर इसी को विथ मोटार बात करें तो ये 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नॉमिनल साइज ऑफ ए मॉडुलर ब्रिक। जो आपकी मॉडुलर ब्रिक होती है उसकी जो नॉमिनल साइज होती है तो वो होती है भैया 20 × 10 × 10। देखो अच्छा, जो ये आपने देखा ना, ये जो ब्रिक की साइज़ होती है ये नॉर्मल होती है, जो ऐसे नॉर्मल होती है, लेकिन जब उठा करके हम लोग उसको मसाले के साथ मिला देते हैं। देखो यहाँ पे जो बीच में ये जो मसाला वाला गैपिंग है ना, ये लगभग 1 सेंटीमीटर कवर कर लेता है ये चीज़ें। तो इससे क्या होता है, इसकी जो है वो बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर आपकी होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रेकर्स लाई बिटवीन। तो एल्यूमिना कितने परसेंटेज में होता है? एल्यूमिना का 20 से 30% होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रेकर्स लाई बिटवीन। तो एल्यूमिना कितना होता है? 20 से 30% आपका होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ। हमने बताया था ना कि जो अगर सिलिका हर एक इंग्रेडिएंट की एक अपनी फंक्शन का होता है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो परसेंटेज होता है, अगर वो अधिक मात्रा में हो गए तब दिक्कत, अगर वो कम हो गए तब दिक्कत। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ कॉज क्या होता है? तो भैया अगर अधिक मात्रा में एक्सेस ऑफ सिलिका हो जाता है तो कोहेशन उसका लॉस हो जाता है। जब कोहेशन लॉस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब लॉस ऑफ कोहेशन होगा तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी बहुत कम हो जाएगी। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, जैसे कि अगर सिलिका मात्रा में अधिक बढ़ गया या एल्यूमिना मात्रा में अधिक बढ़ गया, तो अगर एल्यूमिना बढ़ेगा तो वो क्रैकिंग करेगा, और अगर मान लो सिलिका बढ़ेगा तो लॉस ऑफ कोहेशन करेगा। तो दो बातें हैं, दो क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये जो है थोड़ा बहुत ब्रिक का ओवरव्यू था। आपने देखा कि हमने ब्रिक के पहले थ्योरी को किया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को किया। थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाई थी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी करेंगे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, और थ्योरी जो इसकी आगे है उसको आगे हम मूव करेंगे। जैसे आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ब्रिक के साइज़ क्या होती हैं, कन्वेंशनल साइज़ क्या होता है, ट्रेडिशनल साइज़ क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट हमने बताया सिलिका होता है आपका 50-60%, एल्यूमिना आपका 20 से 30% होता है, लाइम आपका 2 से 5% होता है, मैग्नीशियम आपका 3 से 5% होता है, मैग्नीशियम और लेक्साम लेस देन आपका 1% होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इनके जो फंक्शन होते हैं, जो मतलब आपके वेरियस फंक्शन होते हैं, जैसे सिलिका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एल्यूमिना आपको प्लास्टिसिटी देता है, लाइम आपका जो है एज ए फ्लक्स काम करता है, अगर आपका जो आयरन ऑक्साइड वो आपको रेड कलर देता है, जो आपका मैग्नीशियम होता है वो आपको येलो कलर देता है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक का साइज़ के बारे में हमने बताया। फिर हमने बताया कि इनकी जो प्रिपरेशन आप क्ले कैसे होती है, जैसे हमने बताया कि अनसॉइलिंग प्रोसेस होती है, डिगिंग होती है, बदरिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है, टेम्परिंग और नीडिंग होती है, फिर आपकी पग मिल के अंदर प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर के बारे में हमने बात नहीं किया है, फिर कैसे इनकी हम नेक्स्ट क्लास में यही बात करेंगे, इनकी जो क्लासिफिकेशन आप ब्रेकफास्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर उसके बाद टेम्परेचर, फिर उसको भट्ठी में कैसे पकाते हैं, फिर उनकी जो है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक कौन कौन सी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास में समझ में आया होगा, और ब्रेक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब ब्रेक की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग डेली क्लास लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।